आज हम पहली बार यूट्यूब क्लास में आपके सामने आए हैं और जैसा कि आपको अवगत है, मैं नवीन चौहान आपको राजनीति विज्ञान के बारे में बारी से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और मैं आपके साथ पूरा भरपूर सहयोग दूंगा। जहाँ से जहाँ तक मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए और वीडियो में आपको प्रत्येक टॉपिक पर स्पष्ट तरीके से मैं आपको चर्चाएं करूँगा। और आज से मैं अपनी क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ध्यान से फोकस लगाकर अपने टॉपिक पर एकाग्रचित होकर मन लगाकर चर्चा जो मैं कराऊँ उसको ध्यान से सुने, देखें, तब जाके आप आगे उस टॉपिक को पढ़ें और आपके वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो आप कमेंट्स करें, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अगर नहीं हो सकती मोबाइल से क्लियर तो आप स्कूल में आइए, मैं आपको वहाँ पूरा सहयोग करूँगा और उस टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। आज से हम क्लास चालू करते हैं और पहला ही जो अपना पार्ट है उस पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं और उसका पहला पार्ट और पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 है, उसका नाम दिया गया है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। तो सबसे पहले अगर हम राजनीति के बारे में चर्चा करें तो राजनीति की चर्चा में ये सीधा टॉपिक आ जाता है कि सर जी भारत देश है, भारत की राजनीति के बारे में आप समझा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि कैसे हमारे भारत का निर्माण हुआ, फिर आगे और कौन कौन सी गतिविधियां आई, कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनको हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन चलें, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके है, टॉपिक पर तभी आएंगे जब उससे पहले की हम प्रतिक्रिया समझेंगे। जैसे कि आपने अभी तक छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भारत को पहले किस नाम से जाना जाता, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एक द्विराष्ट्र सिद्धांत। कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ होता क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत उसे कहते हैं जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, द्वि माने दो, राष्ट्र का निर्माण। इस सिद्धांत में क्या कहा था, जैसे कि पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था, किससे, हिंदुस्तान, कि इसमें कुछ मुस्लिम भाई और हमारे साथ रहते थे, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों को अलग कर दिया गया। अलग कैसे किया गया कि एक हिस्सा जिसको हमने नाम दिया क्या, भारत, दूसरा हिस्सा उसको हमने नाम दिया क्या, पाकिस्तान। यहाँ तक के लिए आगे चलते हैं कि सर जी आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि सर भारत कैसे नाम दिया, पाकिस्तान कैसे नाम दिया, कि जहां पर हिंदू आबादी के लोग अधिक थे, जहां पर हिंदू या हिंदू जाति के या संस्कृति के जो लोग अधिक थे, उस स्थान को हमने क्या नाम दिया, भारत। दूसरा, जहां पर मुस्लिम संस्कृति के जो लोग थे, उस स्थान को हमने क्या नाम दिया, पाकिस्तान। क्लियर है? अंदर आगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक मुस्लिम समुदाय के थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस मुस्लिम जाति को हिंदू जाति से अलग करने का पूरा प्रयास किया और सफल रहा, और उन्होंने एक मुस्लिम जाति से संबंधित एक राष्ट्र का निर्माण किया और उसका नाम था पाकिस्तान। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो जैसे कि अपन मानते हैं कि सर अपना ये तारीख कौन सी रही होगी
तो अपन मानते हैं 15 अगस्त 1947। तो ये आपको सभी को अवगत है कि ये हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे देश में मनाते हैं और इस दिन हमारे देश को क्या प्राप्त हुई थी? आजादी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। परंतु आप ये बात बिल्कुल अपने जहन में बैठा दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त को आजाद नहीं हुए हैं। ये माना जाता है, जनरल नॉलेज में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 1:12 पर 1:12 पर आजादी प्राप्त हुई थी। इस कारण भारत जैसे ही 15 अगस्त 1947 आप जानते हैं और 14 अगस्त 1947, तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि सर जी तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाता? तो हम कह सकते हैं कि 14 अगस्त को इसलिए नहीं मनाया जाता कि भारतीय समय सीमा के अनुसार जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं, जैसे ही 1 मिनट ऊपर होती है तो स्वतः ही हमारी तारीख में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण हम 14 से तारीख को क्या मानते हैं? 15। इस कारण हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? हम 15 अगस्त 1947। अब पाकिस्तान का कब रहा? पाकिस्तान का रहा 14 अगस्त 1947। यहां तक क्लियर? अब एक बार और पढ़ते हैं कि एक द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत में एक हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। पहला टुकड़ा भारत और दूसरा टुकड़ा कौन? पाकिस्तान। जहां पर हिंदू संस्कृति के लोग अधिक थे उस स्थान को हमने क्या नाम दिया? भारत। जहां पर मुस्लिम संस्कृति के लोग अधिक थे उस स्थान को हमने क्या नाम दिया? पाकिस्तान। आगे चलते हैं। अब इन दोनों के मध्य कैसे हम स्वतंत्रता दिवस का बंटवारा करते हैं कि 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के तौर पर कौन मनाता है? पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। दूसरी स्थिति में हम अपना 15 अगस्त इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे ही रात्रि के समय हमारी घड़ी भारतीय समय अनुसार 12 से ऊपर बज जाती है तो हम स्वतः ही अपने दिमाग तारीख में परिवर्तन कर देते हैं और वो तारीख कौन सी मानी गई है? 15 अगस्त 1947। इस प्रकार हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई थी। अब बचती है आगे की प्रतिक्रिया। अब हम किस देश में रहते हैं? भारत। तो आपको राजनीति भारत की पढ़नी है या पाकिस्तान की? जाहिर सी बात है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में हमको राजनीति के बारे में अध्ययन करना है। तो उसके लिए हम भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं। द्विराष्ट्र सिद्धांत। जब किसी बड़े राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो उसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि मुख्य श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने ठानी थी कि इन मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग किया जाएगा। आगे चलते हैं।
अब आपके सामने ये प्रदर्शित हो ही चुका है। आपको ये पूरा ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में आता है कई बार, 2 नंबर में भी आ जाता है, परिभाषा पूछी जाती है, तो आप यहीं तक इसको छोड़ देंगे। दूसरे अगर पूरा सिद्धांत पूछा समझाइए आता है, तो हमको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझा देता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसमें क्या एक पूरा नाम लिखेंगे, क्या, हिंदुस्तान, जिसके 2 टुकड़े किए, 1 और 2, पहला कौन सा, भारत, दूसरा कौन सा, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू संस्कृति के लोग अधिक थे, मान लेते कितने प्रतिशत, 80%, और यहाँ पर मान लेते हैं कौन, मुस्लिम संस्कृति के कितने प्रतिशत, 80%। तो इस स्थान को हमने क्या नाम दिया, पाकिस्तान, और इस स्थान को हमने क्या नाम दिया, भारत। माना जाता है कि अब जाति के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था या भाषा के आधार पर, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आप दोनों ही आधार पर मान सकते हैं, भाषा और जाति के आधार पर। क्लियर? यहां तक ये अपना एक टॉपिक आज का पूरा होता है कि जब किसी बड़े राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसका श्रेय हम मुख्य तौर पर किसको देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चलते हैं, अब आपके सामने भारत आ ही चुका है और भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करने से पहले तो आपके सामने अब नव निर्मित किसका निर्माण हुआ है, भारत का। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पर चले कि एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए हमको विभिन्न कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है या नहीं पड़ता? तो उसी प्रकार जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत के निर्माण के समय में कुछ ना कुछ समस्याएं जो आई होंगी, ये थोड़ी डायरेक्ट संविधान आ गया, उसके बाद और राजनीतिक व्यवस्थाएं आ गई, सीधे प्रधानमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिया और देश का कार्यभार सही तरीके से चलने लग गया। ऐसे नहीं, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। इसलिए अपना अगला क्वेश्चन आता है, भारत निर्माण के समय कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनका वर्णन करो। ये प्रश्न है, 4 अंक का पेपर में आता है। इस बार 2 अंक का आया था और एक टॉपिक पूछा गया था, एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती का स्पष्टीकरण दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि भारत निर्माण के समय कौन कौन सी चुनौतियां आई, उनका वर्णन करो। आगे चलते हैं, सबसे पहली चुनौती आई मुख्य तौर पर एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। दूसरी आई लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाने की चुनौती। तीसरी आई अर्थव्यवस्था को
मजबूत बनाने की चुनौती। ये 3 चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। पहली है एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी है लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाने की चुनौती और तीसरी है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती। जैसे आपको पता है, हम विकट परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया है, तो कहीं भी हमारे मानचित्र में ऐसा कोई भी भूभाग नहीं है जहां पर समान जाति के, समान धर्म के, समान वर्ग के, लिंग के, संस्कृति के लोग एक ही दिशा में या एक ही तरफ मौजूद है ऐसा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने मोहल्ले में भी रहते हैं, क्या उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग एक ही जाति के या एक ही वर्ग के हैं? कोई बढ़िया भी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई जाट भी होगा, कोई मीणा भी होगा और कोई भी होगा, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं नहीं रहते। उसी आधार पर हम कह सकते हैं, जब बंटवारा किया गया था तो कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा कहाँ चला गया? भारत में। तो पहली चुनौती ये आई कि जो विभिन्न धर्मों के जो लोग थे भारत देश में, उन व्यक्तियों को एक करना अपने आप में बहुत कठिन चुनौती मानी गई है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए एक छोटी सी बात आप सभी जानते हैं, आप सबकी मातृभाषा क्या है? आप सबकी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। कि जो लोग भारत में मौजूद हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, वर्ग के हो, लिंग के हो या संस्कृति के हो, उन सभी की मातृभाषा क्या मानी गई? हिंदी। आप सभी जानते हैं, विद्यालयों में आप पढ़ते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, चाहे एक छोटे से गांव में पढ़िए या आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, किसी भी सिटी में भारत की में, तो वहां भी अनिवार्य तौर पर आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो इन सभी की मातृभाषा क्या कर दी? हिंदी। और सभी के लिए एक आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि संविधान, और उस संविधान में एक अधिकार दिया जाता है 14 से 18 में समानता का क्या अधिकार। जो लोग भारत में रह रहे हैं सभी को समान माना जाएगा। सभी को कैसा माना जाएगा? समान माना जाएगा। तो इसलिए ये चुनौती जो पहली थी एकता के सूत्र में बांधने के लिए या एक अखंड भारत के निर्माण के लिए, तो इसका समाधान क्षणिक बाद में हमने कर दिया और पूरे देश का नाम किसने बना दिया? अखंड भारत, जो कभी जिसके टुकड़े ना हो। और उन सभी की मातृभाषा हमने क्या कर दी? हिंदी। क्लियर है? यहाँ तक दोबारा सुनते हैं। जब भारत विकट परिस्थितियों में आजाद हुआ तो उस आजादी के समय में हमारे देश में और भी जाति के लोग, वर्ग के लोग, धर्म के लोग, लिंग के लोग मौजूद थे। अब उन सभी को समाहित करके, समायोजित करके एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था जो आने वाले निकट भविष्य में कभी तक नहीं टूटे। आप देखिए, माना हम आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था और देश के विभाजन के बाद आज चल रही है वर्तमान 2020। तो लगभग हम मान सकते हैं 73 साल हो चुके हैं। क्या उस दिन के बाद हम दोबारा कभी भी विभाजित किए गए हैं? नहीं। तो उस समय जो फैसला लिया गया होगा इस एकता में, शायद वो सफल होगा। तो हम मान सकते हैं कि इस हिंदी भाषा ने पूरे भारत देश को अखंड भारत के रूप में जोड़ दिया। आगे चलते हैं। ये चुनौती का समाधान हो चुका है एकता के सूत्र में। अब जब एकता प्रदर्शित हो चुकी है, अब ये तो है नहीं कि एकता से देश चला जाएगा, आगे और आगे प्रगति करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि देश में एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो सफल रहे। अब सफल के लिए इससे बेहतर प्रणाली, अर्थात इसको शॉर्ट रूप में अगर हम पढ़ें तो वो होती है क्या? लोकतंत्र। क्या मानी गई है? लोकतंत्र, जिसमें अपन मानते हैं किसका शासन होता है? जनता का शासन। आपने अभी तक पढ़ा होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, द इंडियन डेमोक्रेसी।
जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। परंतु अब हम उस परिभाषा को भूल जाएंगे क्योंकि वो छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ किसका शासन? जनता का। वो कैसे? क्या आप सभी जानते हैं, इसमें जो सरकार बनती है, सरकार ऐसे अपन मान लेते हैं प्रधानमंत्री। ये जो व्यक्ति होता है भारत का नागरिक ही होता है। बुरी होता है नहीं, बोलो नागरिक मैं हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? भारत के ही नागरिकों के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के नागरिकों के ही द्वारा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। अपन मानते हैं 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी स्थिति में अपन मानते हैं जनता का शासन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होते हैं तो ये किसके भले के लिए काम करते हैं? इस जनता के भले के लिए ही काम करते हैं। और तौर पर अगर अपन माने एक प्रणाली और होती है राजतंत्र, परंतु ये मुख्य तौर पर किसका शासन माना जाती है? राजा का शासन। परंतु ये प्रजा के प्रति कभी भी उत्तरदायी नहीं होता है, प्रजा के प्रति कभी भी जवाबदेही नहीं होता है। इसलिए हम इससे कई ज्यादा बेहतर प्रणाली किसको मानते हैं? लोकतंत्र को। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व करता है, अपना ही भला करता है। लेकिन ये लोकतंत्र जब जिसमें सरकार जो बनती है, इसमें जो प्रधानमंत्री बनता है वो किसके लिए काम करता है? वो प्रत्येक जनता के लिए काम करता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि इस बेटर देन राजतंत्र कौन सी प्रणाली? लोकतंत्र। आगे चले। जैसे ही लोकतंत्र में सरकार बन जाती है, जैसे ही लोकतंत्र के द्वारा सरकार बन जाती है तो तीसरी चुनौती जो हमारी कौन सी है? अर्थव्यवस्था को बनाने की चुनौती। तो सरकार जो बनेगी हमारे देश के विकास के लिए क्या मदद करती है? योजना। अब हमारा नया टॉपिक हो गया क्या? सर जी, योजना किसे कहते हैं? योजना किसे कहते हैं? योजना उसे कहा जाता है जिससे कार्य सफलतापूर्वक और उचित समय पर या सही समय पर पूरा हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? योजना। तो अब हम पूछते हैं कि भारत देश में योजना आयोग का निर्माण कब किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। अब आगे चलते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम मान सकते हैं इस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि देश के विकास की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होती है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मनोज जी आगे चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बनता है वो अपने देश के विकास के लिए एक योजना पारित करता है और वो योजना मानी गई है कौन सी? पंचवर्षीय योजना। आप ये भी जानते हैं इस 5 वर्ष के लिए बनाई गई योजना क्या? 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना ही क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजना। इसका निर्माण कब किया गया था? 1951 और 52 में। तो उसे हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। ये 5 वर्षों के लिए क्यों बनाई जाती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या हमारे नगर पालिका का कोई मेंबर हो या हमारे कोई ग्राम पंचायत का कोई सरपंच हो, उन सभी का कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है और उनकी समय सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष। और इसी 5 वर्ष के दौरान वो अपना कार्य सफलतापूर्वक करे। उचित समय मानी
5 वर्ष, जिससे वो अपने ग्राम पंचायत का, अपनी नगर पालिका का या अपने राज्यों का या अपने देश का क्या कर सके, विकास। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का निर्माण जब हुआ था उस समय इन तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक हमने हल किया और तब जाके एक नवनिर्मित भारत का निर्माण हुआ और आगे हमने हमारे देश को सफलता दिलाई। मैं जानता हूँ आपको भरी क्लास जैसा मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकूँ, परंतु आपको मेरी ये वीडियो, छोटी सी आज की एक वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपको कुछ कठिनाई आए और कोई समस्या या प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ें, वहाँ तक मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप विद्यालय में आकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।